हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। आप देख ही पा रहे होंगे बोर्ड पे आप दिख रहा है कि सी टेट पेपर के लिए महत्वपूर्ण शब्द, यानी हमारा सी टेट पेपर नज़दीक है और उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखना है और उससे हमारा क्या होगा, साइकोलॉजी में 20 नंबर पक्के हो जाएंगे आज ही। तो आज की जो वीडियो है आप शुरू से लास्ट तक की देखिएगा, क्योंकि वो शब्द है केवल साइकोलॉजी में, या कहें इसके सी टेट में कोई एक निश्चित कोई सिलेबस नहीं है। मतलब उसके जो शब्द है केवल व्यक्ति की थिंकिंग, उसकी सोच और उसकी खुद की क्या थिंकिंग है वो निकल कर आती है उन क्वेश्चनों के आंसरों से। तो इसीलिए वो सीटेट क्या करता है कि हर बार उन्हीं शब्दों को लौट फिर कर रखता रहता है। तो मैंने उन्हीं शब्दों को निकाल लिया है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन शब्दों का। उन्हीं शब्दों को ले लिया है या निकाल लिया है जिन्हें साइकोलॉजी हर बार घुमाती रहती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला शब्द है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा। आपको पता है एनसीईआरटी या फिर आपका एनसीएफ 2005 दोनों ही सजेशन देते हैं कि आपको क्या करनी है, बाल केंद्रित शिक्षा, यानी हमें बच्चे को ही केंद्र में रखना है। हमारा बच्चा हमारी क्लास की या हमारे टीचिंग की जान है, यानी हमें अपने बच्चे की किसी भी तरह से अवहेलना नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, किसी भी तरह से उसे दंड नहीं देना है। मतलब उसकी बेइज्जती ही शिक्षक की बेइज्जती है। यानी यहाँ पे जो आपका एनसीएफ 2005 ने कहा था कि क्या है, हमारा बच्चा ही हमारे लिए क्या है, टीचिंग में सबसे महत्वपूर्ण है। तभी उसने कहा है कि एक शब्द और मिलेगा कि अगर कोई बच्चा किसी पाठ्यक्रम में फेल हो जाता है तो पाठ्यक्रम बदल देना चाहिए, शिक्षक को बदल देना चाहिए, या क्या करा जाए, बच्चे के अंदर खुद में कमी है, या फिर क्या करा जाए कि उसका समय समय पर क्या हो, एवेल्युएशन हो, यानी आपका आकलन हो, यह उसके साथ करा जाए। तो इसमें राइट आंसर रहेगा वो 6 रहेगा, क्योंकि कभी भी हम बच्चे को बदल नहीं सकते। तो हमें हमेशा सीटेट में बस यही देखना है कि हमें उस आंसर को इसमें टिक करना है जिसमें बच्चे से ऊपर कोई बनने वाले क्वेश्चन में जिसमें हमारे बच्चे को क्या हो, पॉजिटिव वे में दर्शाया गया हो। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रगतिशील शिक्षा, जिसके समर्थक जॉन डीवी माने जाते हैं। और ये प्रगतिशील शिक्षा क्या है, ये समाज की मांग है, यानी क्या है, ये समाज की चुनौतियों पर उतरने वाली शिक्षा है। यानी आपका समाज जिस नीड की, जिस आवश्यकता की आपसे मांग करता है, आप उसको पूरा कर पा रहे हैं शिक्षा के माध्यम से, तो वही है प्रगतिशील शिक्षा। यानी ये क्या करेगी, समय को मात देने वाली हो। एक एग्जाम्पल देखिए कि जिस बच्चे के घर में अगर खाना नहीं होगा, क्या वो शिक्षा ग्रहण करना चाहेगा? नहीं, वो पहले खाने की व्यवस्था करना चाहेगा, क्योंकि ये क्या है, उसकी सबसे बड़ी मांग है। तो ये क्या है, प्रगतिशील शिक्षा। आपको यही याद रखना है कि किस चीज की अभी आवश्यकता है बच्चे के लिए, वह देखते हुए आंसर को रखना है। अब देखिए विशिष्ट शिक्षा, मैंने एक शब्द डाला है, ये है नहीं, वह डाला इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाला शब्द इस शब्द से जुड़ा है। तो अब देखिए विशिष्ट शिक्षा, इसे समझ ही लेते हैं। विशिष्ट शिक्षा क्या थी कि ये समावेशी शिक्षा आने से पहले का कॉन्सेप्ट था, जब विशिष्ट शिक्षा को रखा जाता था। यानी विशिष्ट शिक्षा में क्या होता था कि विशिष्ट ही विद्यार्थियों के द्वारा विशिष्ट ही पाठ्यक्रम, विशिष्ट कक्षा तथा विशिष्ट बच्चों को पढ़ाया जाता था, ये थी विशिष्ट शिक्षा। तो उससे क्या होता था कि वो विशिष्ट विद्यार्थी कहीं ना कहीं समाज से अलगाव महसूस करते थे, यानी अलग हो जाते थे, क्योंकि वो विशिष्ट होते हैं, इस वजह से पहले ही वो समाज से अलग हुए होते हैं। और विशिष्ट विद्यालय तथा विशिष्ट सुविधाएं तथा विशिष्ट शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाने से क्या हुआ, वो सामान्य बच्चों से अपने आप ही अलग हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट आज की शिक्षा प्रणाली में नहीं चलता, मगर आपका हर बार ये क्वेश्चन बनता है समावेशी शिक्षा। यहाँ पे समावेश होता है किसका, सामान्य और विशिष्ट विद्यार्थियों का। सा से याद रखना सामान्य, इस वाले सा से याद रखना विशिष्ट विद्यार्थी। तो यहाँ पे समावेश होता है सामान्य और विशिष्ट विद्यार्थियों का। यहाँ पे पाठ्यक्रम क्या होता है, सामान्य और विशिष्ट के लिए एक ही होता है, क्लास एक होती है, मगर बदल क्या जाती है, विशिष्ट क्या हो जाती है, वो इनको सुविधाएं देना या फिर इनके पढ़ाने का तरीका। जैसे एक बच्चा है जो ऊंचा सुनता है, मगर वो सामान्य क्लास में यानी समावेशी कक्षा में, तो उसका क्या करेंगे, शिक्षक उसे आगे बैठाएगा क्लास में। एक बच्चा जैसे आंखों से कम दिखता है, तो उसे
बोर्ड से के पास बैठाएगा, जिससे कि बोर्ड पे लिखे हुए वर्ड उसे साफ साफ दिखें। तो क्या बदला हमने? उसकी व्यवस्था, ना कि हमने बच्चा बदला। तो ये है हमारी समावेशी शिक्षा। हर बार पूछा जाता है कि समावेशी शिक्षा में शामिल है सामान्य विद्यार्थी, विशिष्ट विद्यार्थी, सामान्य व विशिष्ट विद्यार्थी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सामान्य व विशिष्ट विद्यार्थी। यहाँ केवल बदलती है तो व्यवस्था बदलती है, विद्यार्थी कभी नहीं बदलता, चाहे वो सामान्य हो या विशिष्ट हो। अब देखते हैं लिंग पूर्वाग्रह। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शब्द है, और सीटेट की कहें तो ये जान है। इस पे 2 क्वेश्चन वो आराम से दे देता है। हर शब्द पे 2 या 3 क्वेश्चन आपको सीटेट में मिलेंगे। तो लिंग पूर्वाग्रह, यहाँ समझते हैं पूर्वाग्रह को। पूर्वाग्रह का मतलब होता है पक्षपात, जो मैंने देख रखा है। पक्षपात करना है इस तरह से कि अगर हम कहें कि अमेरिका के लोग भारत से ज्यादा विद्वान हैं, तो ये क्या होगा? पूर्वाग्रह हो जाएगा। यानी हमने क्या किया? 2 देशों के बीच पक्षपात कर लिया। तो ये क्या हुआ? लिंग आपका पक्षपात यानी पूर्वाग्रह, यानी हम क्या हुए? पूर्व से ग्रसित हो गए। जैसे क्या हुआ था कि इसमें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं कि क्या हो, अमेरिका की जो आपकी इसरो है वो इंडिया के मतलब नासा, जो अमेरिका की नासा है वो इंडिया के इसरो से काफी अच्छी है। तो ये भी क्या हुआ? पूर्वाग्रह हुआ। ऐसा कहीं क्या कोई प्रमाणित है? नहीं। तो ये क्या हुआ? पूर्वाग्रह। अब यहाँ पे हमने क्या करा? लिंग जोड़ दिया। केवल हमने जेंडर जोड़ा, और जेंडर जोड़ते ही ये क्या हुआ? जेंडर पूर्वाग्रह, यानी लिंग के आधार पर पक्षपात। तो आपने सुना होगा कि लिंग के आधार पर पक्षपात किस तरह से होता है कि अगर कोई लड़की है तो कहा जाता है कि चूल्हा चौका संभालेगी, लड़का है तो कहा जाता है बाहर के काम करेगा। तो ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है कि जो लड़का है वो बाहर के काम करेगा या लड़कियां हैं वो चूल्हा चौका संभालेगी। तो ये क्या हुआ? लिंग पूर्वाग्रह, जो सीटेट में हर बार पूछा जाता है। और एक और लिंग पूर्वाग्रह का सुनिए कि जो लड़के के कपड़े अगर लड़कियां पहन लें तो ये भी लिंग पूर्वाग्रह माना जाता है, जबकि ऐसा कहीं रजिस्ट्री नहीं है कि वो कपड़े वो ही पहनेंगे। अब ये हर बार सीटेट पूछता है। एक क्वेश्चन बनता है लिंग पूर्वाग्रह से, एक बनता है लिंग पूर्वाग्रह के दूर करने के कारणों से। तो हम लिंग पूर्वाग्रह को जब ही दूर कर सकते हैं जब हम क्या करें? इस रूढ़िवादिता से ऊपर उठें, यानी लड़कों के काम लड़कियां करें और लड़कियों के काम लड़के करें, तो हम इस लिंग पूर्वाग्रह को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। आपका ये माना जाता है साइकोलॉजी में। यानी बाहर के काम लड़कियां करें और घर के काम लड़के करने लगे तो अपने आप लिंग पूर्वाग्रह खत्म की जा सकती है। क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन बनेगा लिंग पूर्वाग्रह से, एक लिंग पूर्वाग्रह दूर करी जा सकती है। कभी कभी माना जाता है कि मैथ्स में क्या होता है, जो गणित है उसमें लड़कियां कमजोर होती हैं लड़कों की अपेक्षा। तो ऐसा कहीं किसी सर्वे ने स्पष्ट नहीं किया है। ये क्या है? लिंग पूर्वाग्रह। वैज्ञानिक हो सकते हैं लड़के, लड़कियां नहीं, ये भी क्या है? लिंग पूर्वाग्रह। तो आज के समय में तभी इन्हें क्या करा रहा है? आरक्षण के माध्यम से कैसे भी किसी भी तरह इन्हें सपोर्ट करके क्या करा रहा है? लिंग पूर्वाग्रह का क्या करा जा रहा है? इसे खत्म करने की तरफ प्रयास किए जा रहे हैं। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दूसरा आपका, अवसारी और अपसारी चिंतन। यानी 2 चिंतन है हमारे पास, एक है अवसारी और एक है आपका अपसारी। पहले समझते हैं अवसारी। अवसारी को केवल एक माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये बनाया मैंने गोला और सारे मैंने क्या करे? पॉइंटों को इधर कर दिया। यानी जितना भी सोचा गया वो किसके बारे में सोचा गया? केवल इसके बारे में। ये है आपका अभिसारी। जो अपसारी चिंतन होता है आप उसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्या है? अपसारी चिंतन की कहीं पे भी चले जाओ, लौट फिर के उसी बिंदु पे आ जाना। यानी आपका किसी बच्चे का क्या है? आईएएस बनना क्या है? अपसारी चिंतन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, क्योंकि उसका टारगेट केवल एक ही है तो एक ही है। और जबकि अपसारी अभी नहीं, पहले अपसारी समझिए। बहुविकल्पी क्वेश्चनों का होना आपके पेपर में, उसका आंसर एक ही निकलता है, और जबकि वो विकल्प कितने रखता है? 4 रखता है। तो ये क्या है आपका? अपसारी चिंतन। यानी इसमें एक समस्या का एक ही समाधान निकलेगा, जबकि अपसारी चिंतन में क्या करना है? आपको एक डायग्राम समझना है इसमें। आपका इसमें अपसारी चिंतन में वो है आपका कि आपको क्या करना है? अपसारी चिंतन में आपको क्या करना है कि एक डायग्राम समझना है। वो है आपका
बस इतना सा छोटा सा कि ये है और ये क्या कर रहा है, बाहर की तरफ चिंतन कर रहा है। यानी प्रॉब्लम या समस्या एक है, उसके कई समाधान निकाल लेता है, वो होता है हमारा अपसारी चिंतन। ये इसको संश्लेषणात्मक, और यहाँ पे क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोज थिंकिंग, सबसे अच्छी बात। और इसको हम बोलते हैं अपसारी को ओपन थिंकिंग। यहाँ पे क्या होता है कि वो कभी कभी पूछा जाता है कि सृजनात्मक बच्चे में चिंतन स्तर होता है, तो वो होता है अपसारी चिंतन। क्योंकि वो क्या करता है कि उसे क्या हुआ, आईएएस वाली रैंक में अच्छे नहीं रैंक आई, आईएएस नहीं बन पाया, तो वो क्या करेगा, अदर पोस्टों पर अपना कार्य कर लेगा, ना कि सुसाइड करेगा। तो वो किस चिंतन से ग्रसित है, अवसादी चिंतन से। यानी उसको जाना पूरब है, अगर पूरब का रास्ता ना मिला तो वो पश्चिम में भी उतना ही आगे बढ़ने का प्रयास करेगा जितना उसने पूरब में सोचा था। अब इसे एक एग्जाम्पल पे ऐसे समझिए कि आप पे क्या है, आप क्या बने, आप किसी गांव के प्रधान बने और आपसे पूछा जाए कि आप प्रधान होते तो क्या करते। क्वेश्चन एक है, जितनों से पूछेंगे इसके आंसर उतने ही अलग अलग हो जाएंगे। कोई कहेगा मैं सड़क बनवाता, कोई कहेगा मैं घर बनवाता लोगों के, गरीबों के, कोई कहता मैं नलकूप बनवाता। तो यानी गांव का प्रधान एक है और उसके आंसर कितने आए, हजारों। तो यानी जितनों से पूछेंगे उतने आंसर। तो इसी तरह आप सारी चिंतन होता है कि एक समस्या के कई समाधान इसमें खोजे जा सकते हैं। अपसारी चिंतन जो होता है उसमें हमारी ब्रेन स्टॉर्मी आती है। एक बात याद रखना, क्योंकि मैं इसमें बोल रही, ब्रेन स्टॉर्मी जो है आपका मानसिक उद्दलन जो प्रक्रिया है वो भी अपसारी चिंतन का ही एक पार्ट है। उसमें क्या होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग में कि एक प्रॉब्लम दी जाती है और ग्रुप में बच्चों को बैठाया जाता है, और जब बच्चे ग्रुप में बैठे होते हैं तो उन्हें कुछ एक प्रॉब्लम पर एक्टिविटी करने को कहा जाता है, यानी उस पर चिंतन करने को कहा जाता है कि इस प्रॉब्लम का किस तरह आप समाधान निकाल पाएंगे। वो अपसारी ही चिंतन का भाग है, यानी ओपनिंग थिंकिंग का प्रकार है। अब देखिए त्रुटि एवं प्रयास, आप देख ही पा रहे हैं त्रुटि एवं प्रयास क्या है, सीखने का सबसे बड़ा माध्यम है। क्योंकि जब तक आप त्रुटि और प्रयास नहीं करेंगे तो आप कुछ नया सीख नहीं सकते। क्योंकि जब आपने सीखना चालू किया तो आप पहले ही दिन में क्या ए बनाना नहीं सीखे, तो आपने वहां क्या की, त्रुटि की। क्योंकि आपने त्रुटि में क्या करा, ए बनाने लेके कभी आपने ऐसे बनाया, कभी आपने ऐसे बनाया। मगर ये क्या रहा, जब जब आपने त्रुटि की तो साथ में उसमें क्या किया, प्रयास किया। जब जब आप त्रुटि करते हैं और उसके साथ त्रुटि करने के साथ त्रुटि बढ़ाते जाते हैं तो ये क्या है, प्रयास की प्रक्रिया अपने आप बढ़ाते जाते हैं। तो त्रुटि और प्रयास बालक के अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। क्योंकि अगर त्रुटि प्रयास नहीं होगा तो बच्चा कुछ नया नहीं सीख पाएगा। साइकोलॉजी इसे पॉजिटिव वे में लेती है कि अगर आपने त्रुटि नहीं की तो आपने प्रयास ही नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वंशानुक्रम एवं वातावरण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पर मैं एक वीडियो आपको दे चुकी हूँ, इस वीडियो में भी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। तो वंशानुक्रम और वातावरण, सीटेट हर बार 1 से 2 क्वेश्चन इस पर बनाता है। जो आपका वंशानुक्रम है और वातावरण है, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनको 2 नामों से और जानते हैं, वह है हमारा, यहाँ पे आप वातावरण को, प्रकृति को, यहाँ पे आपको इसको रखेंगे प्रकृति और यहाँ पे इसको रखेंगे पोषण, वातावरण को। दोनों की ही भूमिका अहम है। क्योंकि आपने क्या करा, खेती के लिए बीज लाए बहुत उत्तम किस्म का, मगर आपकी क्या हुआ, जमीन या फिर कहें उसको जो वातावरण था, यानी खेती में बीज डालते ही क्या हो, बारिश हो जाए, वो भी ऐसी झमाझम वाली, यानी बीज आपका बह जाए, तो क्या बीज उगेगा, नहीं उगेगा। तो व्यक्ति के विकास में वातावरण तथा वंशानुक्रम दोनों की भूमिका है। तो आपको ऐसे विकल्प को सीटेट में लेना है जिसमें क्या हो, प्रकृति और पोषण दोनों की भूमिका को बताए। किसी भी एक की भूमिका आप निगन्य नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति को बनाने में इन दोनों की ही भूमिका अहम है। क्योंकि आज तक ना ही व्यवहारवादी ना अव्यवहारवादी स्पष्ट नहीं कर पाए कि किसकी भूमिका ज्यादा है या किसकी कम है। तो यानी इन दोनों का संतुलन देखकर आपको उसमें टिक लगाना है। हमारा नेक्स्ट और देखिए, आंतरिक प्रेरणा। ये क्या होता है कि ये अधिगम का अहम पार्ट है, आपका आंतरिक प्रेरणा। क्योंकि आप कितने भी बाहर से मोटिव हो, जब तक आप आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं होंगे तब तक बाहर का मोटिवेशन आपको जब तक प्रेरित कर सकेगा जब तक वो दिखाई दे रहा है।
यानी वातावरण से आप जब तक प्रभावित होंगे, जब तक वो वातावरण आपके साथ है, जैसे वो वातावरण छूटा आप क्या होंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो यानी आंतरिक प्रेरणा, यहाँ पे ऐसे समझिए कि क्या होता है, शुरुआत में छोटा बच्चा होता है, आप क्या करते हैं, वो स्कूल क्या है, स्कूल कैसे जाना है, वो कुछ नहीं जानता। आप क्या करते हैं कि उसे उसके भाई के साथ जाना शुरू कर पाते हैं। अगर वो उसमें भी रोता है तो आप क्या करते हैं, उसे 1 या 2 रुपये देते हैं अगर वो स्कूल जाता है तो ये क्या हुआ, बाहरी वातावरण के द्वारा उसे मोटिवेट करा जा रहा है। जैसे ही क्या हो, उसके अंदर आंतरिक प्रेरणा आ जाए कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो उसे क्या होगा कि आपके बाहरी वातावरण उसे प्रभावित नहीं कर सकेगा, वो हर परिस्थिति में पढ़ने की चाह रखेगा। तो साइकोलॉजी मानती है कि हमारा बच्चा क्या हो, आंतरिक रूप से प्रेरित हो। तो आपको वो ऑप्शन पहले उठाना है सीटेट का पेपर सॉल्व करने में, जिसमें क्या हो, बच्चा अंदर से या आंतरिक रूप से स्वयं से प्रेरित हो रहा हो। हम नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वैयक्तिक भिन्नता। ये साइकोलॉजी का अहम पार्ट है, ये भी वैयक्तिक भिन्नता। क्योंकि साइकोलॉजी मानती है कि 2 जुड़वा भाई बहन भी क्या हो सकते हैं, एक नहीं हो सकते कभी भी। तो वैयक्तिक भिन्नता हर शिक्षक को पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी आप इसमें सीटेट में कभी भी उस आंसर को टिक मत करिएगा जहां पे छात्र की छात्र से तुलना हो रही हो, या एक छात्र को कमजोर तथा दूसरे को होशियार दिखाया जा रहा हो, या छात्र के साथ किसी भी छात्र को लेकर भेदभाव हो रहा हो। तो वैयक्तिक भिन्नता क्या है, हर व्यक्ति की अलग अलग है, उसको ध्यान में रखकर हमें क्या करना है, अपने बच्चे को क्लास में पढ़ाना है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान रखें, और वैयक्तिक भिन्नता में एक चीज ध्यान रखें कि आप उस क्वेश्चन को या उस क्वेश्चन के टिक को उसको नहीं करके आएंगे जिसमें क्या हो, एक बच्चे की दूसरे बच्चे के साथ तुलना या कंपैरिजन हो रहा हो। अब यहाँ पे समझिए आप, अधिगम के लिए आकलन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ये भी, अधिगम के लिए। यानी ये जितने पॉइंट लिखाए जा रहे हैं सब सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यानी 20 है तो ये आपको 20 से 22 या 24 नंबर तक दे सकते हैं। 20 नंबर तो याद जानिए इसी वीडियो से आपके पक्के हैं, अगर आपने थोड़ा सा इसे समझ लिया। अब देखिए अधिगम के लिए आकलन, जो के लिए आता है ये सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हम कब लेते हैं, पूर्व लेते हैं या फिर अधिगम के दौरान ही लेते हैं। अधिगम के बाद कभी नहीं लिया जाता अधिगम के लिए आकलन। जैसे आप क्लास में घुसे तो आप क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान बच्चे का जानना चाहते हैं, वही होता है अधिगम के लिए आकलन। यानी हमें आम पढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, पहले बच्चे के ये जानेंगे कि बच्चा किस वातावरण से आया है, यानी बच्चे का पूर्व ज्ञान कैसा है, तो हम उससे फलों के बारे में डिस्कशन करते हैं या चर्चा करते हैं, वही होता है हमारा अधिगम के लिए आकलन। या फिर हमने जैसे पाठ पढ़ाया और क्या करें, पाठ पढ़ाया मगर पाठ खत्म नहीं किया, उसके बीच में ही आकलन करना चाहा, तो वो होता है हमारा अधिगम के लिए आकलन। यानी हम आगे और उनका प्रस्तावना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं या फिर और उस चैप्टर का जटिल पाठ शुरू करने जा रहे हैं, तो हम ये तो जान लें कि हमारे बच्चे का पूर्व ज्ञान कितना है, जिसे हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में वो पहले से कितना जानते हैं, वही होता है अधिगम के लिए आकलन। तो आपको जहां भी मिले तो उनके चारों पॉइंटों में ये देखिएगा कि अधिगम के लिए आकलन पूछ रहा है तो उसमें वही आंसर टिक करना जो क्या हो, उसके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड करा जा रहा हो। अब देखिए अधिगम का आकलन, अधिगम का आकलन, इसमें ये का जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि अधिगम का यानी जो बच्चा सीख चुका, लर्न कर चुका, हमें क्या करना, उसका आकलन लेना है। जैसे मैंने क्या किया कि अपनी यूनिट खत्म की, अब मैं जानना चाहूंगी कि मेरे बच्चे ने उस यूनिट में से कितना सीखा, तो ये होगा अधिगम का आकलन। तो हमेशा याद रखना कि अधिगम का आकलन पूछ रहा है तो उसी ऑप्शन को लेना है जिसमें क्या हो, बच्चे का खत्म किया हुआ या सीखा हुआ पाठ के बारे में इवैल्यूएशन करना हो, हमें वही लेंगे अधिगम का आकलन में, असेसमेंट करना हो, यानी जो सीख चुका है। यहाँ पे बीता होता है और यहाँ पे शुरू होने वाला होता है अधिगम, याद रखना, यहाँ बीत चुका अधिगम होता है, यहाँ पे क्या होता है, शुरू होने वाला होता है या फिर चल रहा होता है, इतना याद रखना। अब देखिए सशक्त एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी हमें सशक्त और व्यापक, यानी व्यापक का मतलब समझते हैं ब्रॉड होता है, और सशक्त यानी कंटिन्यूअस चलने वाला आपका मूल्यांकन। तो आपको पता ही है कि क्या होता था कि जब बच्चों के आपके लास्ट
टाइम पे एग्जाम होते थे तो बच्चों में एग्जाम का खुफिया इतना था कि वो सुसाइड तक कर लेते थे। तो आयोग यानी आपका क्या हुआ, बोर्ड भी परेशान हो गए कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि क्या होता था कि जब वो पूरा सेम पढ़े उसके बाद जो एग्जाम का पेपर का डर रहता था उन्हें कि हाँ वार्षिक परीक्षा होगी, तो वो पहले से ही उसके लिए क्या हो जाते थे, नर्वस हो जाते थे। और जिसी बीच अगर एग्जाम भी खराब हुआ तो वो सुसाइड कर लेते थे, क्योंकि वो साल के एंड में होता था और वही उनके पास फेल का आधार था। इसलिए क्या हुआ, आपका सशक्त चला, जिसको आप CCA बोलते हैं। ये क्या है कि क्लास में ही आपके बच्चे के सीखते टाइम में ही आपका इवेल्युएशन होता रहता है, जिससे कि बच्चा अगर आखिरी एग्जाम यानी एंड सेमेस्टर के एग्जाम भी ना दे पाए तो भी इसका इवेल्युएशन काउंट हो गया किसी भी कारण से। और यहाँ पे व्यापक का मतलब होता है कि ब्लूम के तीनों पक्ष, जो ब्लूम महोदय हैं उनके दिए हुए तीनों पक्ष यानी आपके संज्ञानात्मक, भावात्मक और प्रयोगात्मक, क्या तीनों ही पक्षों पर आपका मूल्यांकन हो रहा है। जाने आपने मूल्यांकन में वो तीनों पक्षों को शामिल किया है, जिसपे क्या है आपका ब्लूम के टेक्सोनोमी आधारित है। यानी आपने अपने बच्चों को जो कंसेप्ट दिया क्या उनकी समझ में आया। भावात्मक का मतलब क्या वो अपने शब्दों में बता सकते हैं, क्या वो अपने जो शब्दों में बता सकते हैं उसे प्रैक्टिकल वे में करा सकते हैं। क्योंकि NCERT और NCF मानती है कि जिसे बच्चा अपने आप, जो नेक्स्ट पॉइंट में मैं दिखाऊंगी, करके सीखना, NCERT NCF कहती है जिसे वो प्रयोग में करके सीख लेता है वो ज्ञान उसका क्या हो जाता है, स्थायी ज्ञान हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बच्चा एक समस्या समाधान करता, यानी बच्चा क्या है, खुद में ही समस्या का समाधान करता है। यानी बच्चे के आगे कोई प्रॉब्लम आई तभी तो आपका क्या है, आपके रूस है, प्लेटो है, इन्होंने क्या कहा, बच्चे को खुले वातावरण में छोड़ दीजिए। आपका फोरविल होते हैं आपके, और आपकी मोंटेसर वो है, क्या नाम है, मोंटेश्वरी है, उनकी जो मेथड है यानी खेल पद्धति, उसमें क्या कहा गया है, बच्चे को क्या करना है, हमें खुले मैदान में छोड़ देना, बस केवल उसका संरक्षक बनकर, समस्याओं का समाधान तो वो खुद ही करता जाता है। देखिए कैसे करता है कि जैसे आपने क्या कहा बच्चे से कि मुझे नाइन की टेबल लिख के दिखाइए, अब उसे नहीं आती तो वो क्या कहेगा, मुझे 5 तक तो आती है और 9 तक तो आती नहीं। तो वो कुछ ना कुछ ऐसी समस्या, इस समस्या का कुछ ना कुछ ऐसा समाधान ढूंढेगा जिसे आज की भाषा में तुक्का कहते हैं, कि तुक्का मारा होगा। वही क्या है, बच्चे की समस्या समाधान है, क्योंकि वो तुक्का नहीं है। आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल पॉजिटिव वे में बच्चे को लेती है। वो क्या कहती है कि वो क्या कर रहा है, समस्या का समाधान कर रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बच्चा वैज्ञानिक के रूप में। तो जो ऊपर वाला है आप उसमें वही आंसर चुनेंगे जिसमें क्या हो, बच्चे के द्वारा उसकी समस्या का समाधान ढूंढा जा रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बच्चा वैज्ञानिक के रूप में। देखो बच्चे से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है, ये माना जाता है साइकोलॉजी में या फिर आपके मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कि नन्हा बच्चा क्या है, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक के रूप में हमने बच्चे को इसलिए माना क्योंकि बच्चे को कोई भी खिलौना दे दो किसी भी जहाँ का, वो उसके अगर पार्ट अलग ना कर देगा तब तक उसको क्या होगा, उसको ये जानो कि वो दिन उसका बीतेगा ही नहीं जिस दिन खिलौना आया और उसने उसके सारे पार्ट अलग किए। तो वो क्या करता है, खिलौने के अंदर सब देखना चाहता है कि ये कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह से गतिविधि कर रहा है। ऐसे ही वो क्या करता है, पतंग नहीं मिलती पॉलिथीन में धागा बांध लेता है, उसे उड़ाता है, मिठाई के डिब्बे में धागा बांध लेता है, गाड़ी बनाता है। ये सब क्या है, बच्चे के वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट को दर्शाते हैं। तो ये सब क्या है, बच्चा मनोविज्ञान मानती है कि नन्हा बच्चा क्या है, वैज्ञानिक, नन्हा बच्चा एक छोटा वैज्ञानिक है। करके सीखना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी NCF 2005 कहती है कि हमें क्या करना है, बच्चे को करके सीखने देना है, जिससे क्या हो, ज्ञान स्थायी हो जाए। तो हमें चारों विकल्पों में से वो विकल्प चुनना है जिसमें क्या हो, बच्चे का करके सीखने पर क्या हो, सहयोग करा गया हो या फिर उसे बढ़ावा दिया गया हो क्लास में, कि जैसे बच्चा अपने कार्यों को स्वयं करके सीखता है तो वो क्या है, वो करके सीखने वाला ही सबसे अच्छा विकल्प होगा। ये नेक्स्ट देखिए, सृजनात्मकता आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सृजनात्मकता क्या होती है, नवीनता होती है इसमें।
और सृजनात्मकता का ही कॉन्सेप्ट कहाँ है, अपसारी चिंतन है, क्योंकि अपसारी चिंतन क्या है, सृजनात्मकता का पार्ट है। सृजनात्मकता में क्या होता है कि किसी भी पुरानी चीज को क्या होता है, नए कॉन्सेप्ट में दे देना या फिर बिल्कुल ही नवीन चीज बना देना, यानी इनोवेटिव होता है ये। और इनोवेशन ही क्या है, सबसे अच्छा नवाचार है या फिर आविष्कार का ही एक दूसरा रूप है। नेक्स्ट चलते हैं अनुकूलन। ये क्या है कि जो भी हमारा वातावरण है उससे हम क्या करें, अनुकूलन कर लें, यानी जो परिस्थितियां हमने क्या करा, उन्हें स्वीकार कर लिया, यानी उनमें ही अनुकूलन हो गए। ये इसमें दो चीजें आती हैं हमारी, पहला है समावेशन और दूसरा है समायोजन। बस इसे समझ लेते हैं। समावेशन का मतलब होता है मिला लेना, यानी जैसे आपने बच्चों को दिखाया काला कुत्ता, उसके भी 4 टांग हैं, अब क्या हो, वो कोई भी काला वो देखेगा तो वो समझेगा ये भी क्या है, काला कुत्ता। तो ये क्या हुआ, समावेशन, यानी उसने उस पूर्व ज्ञान को या पहले के ज्ञान को नवीन ज्ञान को मिला लिया। अब नेक्स्ट देखिए समायोजन। इसमें क्या था कि पहले के ज्ञान से नवीन ज्ञान में उसने क्या करा, अंतर करा, यानी इसके भी 2 पैर हैं, ये भी काला है मगर ये क्या है, बफेलो का बेबी है। वो कौन था, वो डॉगी था। तो इस तरह क्या हुआ, उसने अंतर करा, वही हमारा समायोजन होगा। इंग्लिश में देखें तो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, क्योंकि इंग्लिश वर्जन याद कर लें तो हिंदी में बार बार ये शब्द परेशान नहीं करेंगे। अब स्वयं से बात करना, इसे स्वयं से बात करना अगर हम देखें तो 2 तरह से देख सकते हैं। स्वयं से बात करना आपका वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा क्या करता है, अपने कार्यों को दिशा देता है, जबकि हमारे प्याजे महोदय मानते हैं कि ये क्या है, अहम केंद्रित भाषा है। ये हर बार पूछा जाता है कि कोई बच्चा है वो शर्ट घड़ी करते में या कपड़े घड़ी करते में अपने आप से बात कर रहा है, तो या तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग पूछेगा या फिर प्याजे के अकॉर्डिंग पूछेगा। प्याजे मानते हैं कि वह अहम केंद्रित भाषा है, क्योंकि वो मानते हैं कि बच्चा में ही क्या है, पूरा संसार समाया है बच्चे में, खुद में, उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। जबकि वाइगोत्स्की मानते हैं कि वो क्या करता है, वो स्वयं के कार्यों को दिशा देता है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने किसको महत्व दिया है, सामाजिक संरचनावादी है तो समाज को महत्व दिया है। एक और नेक्स्ट शब्द है आपका 20वें पॉइंट पे, वो है इसके फोल्डिंग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि वो जेडपीडी का ही पार्ट है, याद रखना। तो इसके फोल्डिंग जो है वो क्या है, इसके फोल्डिंग क्या है कि ये दूसरों के द्वारा या वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग क्या कहा जाता है, इसके फोल्डिंग कहा जाता है। दूसरों के द्वारा की गई अस्थायी सहायता ही इसके फोल्डिंग है। इसको ढांचा निर्माण भी कहते हैं। जैसे बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई तो आपने कुछ सिखाया, तो ये थोड़ी ना कि आप हर बार उसे सिखाने आएंगे, तो ये क्या हुआ, अस्थायी सहयोग, यानी आप थे तो आपने सिखा दिया, तो अस्थायी सहयोग क्या है, इसके फोल्डिंग है। आप जेडपीजी को समझते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी निकट विकास का क्षेत्र। यानी निकट विकास का क्षेत्र में अपनी एक वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ और इसमें हर बार ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो जेडपीडी का मतलब हुआ कि आप अपनी मेहनत से क्या करें, 80 नंबर ला सकते हैं टेट में। तो आपने क्या करा, कुछ वीडियोस देखे, कुछ नोट्स पढ़े, कुछ या कोचिंग ज्वाइन करी या सेल्फ स्टडी अधिक की। आपने क्या किया, खुद से नहीं, आपने क्या करा, नोट्स पढ़े किसी की वीडियोस देखी, मतलब दूसरे किसी से आपने क्या करा, ज्ञान अर्जित किया, और क्या हुआ, आपके मार्क्स क्या हुए, 120 के एबव पहुंच गए। तो वो 80 से 120 का जो अंतर था वही क्या है, हमारा जेडपीडी है। तो इस तरह हम अपने जेडपीडी को समझते हैं। तो इसके फोल्डिंग को मत भूलिएगा, क्योंकि इसके फोल्डिंग सीटेट की हर बार पूछने वाला क्वेश्चन है, और इसके फोल्डिंग का हिंदी वर्जन है ढांचा निर्माण, अगर वो इसके फोल्डिंग ही लिख देता है। इसका मतलब होता है दूसरों के द्वारा की गई असहयोग सहायता, यानी अस्थायी सहायता, दूसरों के द्वारा की गई अस्थायी सहायता ही इसके फोल्डिंग है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तथा कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, क्योंकि इसके अगर आप शब्दों को पकड़ लिया तो आपका जो साइकोलॉजी का पार्ट है 30 नंबर का, आप 30 में से 24 तो आराम से ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट शुरू में ले ही लिया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।